चैप्टर नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट 2 और इसका क्वेश्चन नंबर 2 हमारा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ हायरिंग 12 टेक्नीशियन फॉर अ टास्क। कहता है 12 टेक्नीशियन वो हायर करते हैं एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ द कॉस्ट ऑफ हायरिंग द 5 टेक्नीशियन, कहते हैं अगर 5 टेक्नीशियन वो हायर करते हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 200 रुपीज़, और 12 टेक्नीशियन जब उन्होंने हायर किए तो उसकी कॉस्ट कहते हैं फाइंड करके बताएं। तो हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई है, एक टेक्नीशियंस की और दूसरी रेशो में आएगी कॉस्ट। अब जो है 5 टेक्नीशियंस हैं तो उसकी कॉस्ट क्या थी, 200 थी, और जो 12 टेक्नीशियन हायर किए हैं हमने उसकी कॉस्ट उन्होंने नहीं बताई, और जो चीज़ वो नहीं बताते उधर हम लिख लेते हैं, उसे लेट करते हैं हम एक्स के इक्वल। अब क्या है, इसकी रेशो निकालेंगे हम। तो टेक्नीशियन देखें वो हो रहे हैं इंक्रीज़, और जो है कॉस्ट भी हमारे पास हो रही है इंक्रीज़। जब एक चीज़ के इंक्रीज़ होने से दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो तो हमारे पास ये कौन सी प्रपोर्शन होती है, डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये एक साइड पे लिख लेते हैं, डायरेक्ट प्रपोर्शन। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ। तो क्या है, जहाँ पे टेल होती है वो वैल्यू पहले आती है 12:5, प्रपोर्शन का साइन क्या है, x/200। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिखूँगी मैं 5x = 12 × 200। अब देखें ये जो प्रपोर्शन का जो साइन है ना उसे हम इक्वल की इक्वल लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अब 12 को 200 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 2400। 5x यहाँ पे है, इक्वल की दूसरी साइड पे 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो x = 2400 डिवाइडेड बाय 5। जब हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं हमारे पास x का आंसर आ जाता है 480। यानी कि हमें 12 टेक्नीशियंस को कितने पे करने पड़ेंगे, 480 कॉस्ट आएगी हमारी आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन दो तरीके से निकलती है, एक निकलती है डायरेक्ट की और एक निकलती है इन्वर्स की। जब डायरेक्ट की कांस्टेंट वैल्यू कोई सी भी हमने निकालनी होती है उसका फार्मूला था y डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। तो y = कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, kx। अब k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि k को हमने बिल्कुल अकेला छोड़ देना है, x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके इक्वल की डिवाइड हो जाएगा। तो k = y डिवाइडेड बाय x। इस तरह से हमारी निकलेगी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कोई सी भी कांस्टेंट वैल्यू। इन्वर्स प्रोपोर्शन में क्या है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शन है 1/x के, y = k/x। अब x यहाँ पे हमने उस तरफ ले जाएंगे इक्वल के, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो y के साथ जाके दूसरी साइड पे x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसकी कांस्टेंट टर्म जो इन्वर्सली प्रोपोर्शन की निकलेगी वो k = xy होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1 का सेल्फ असेसमेंट जो है 3 की। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव डैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x। कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला यूज़ करना है आपने, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी। कहता है हमें वैल्यू गिवन दे दी है, उन्होंने कहा डायरेक्ट प्रोपोर्शन इसके ऊपर अप्लाई करें और इसे सॉल्व करें। तो मैं देखूंगी सबसे पहले मेरे पास जो x और y है उसकी वैल्यू जहाँ पे गिवन है पूरी की पूरी, x की भी गिवन है और y की भी गिवन है, उसके ऊपर फार्मूला लगेगा मेरा सबसे पहले। तो फार्मूला था हमारे पास y = kx, यही था। k की हमने वैल्यू साइड पे कर निकालनी है तो x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, y डिवाइडेड बाय x। अब मेरे पास y की भी वैल्यू है, मेरे पास x की भी वैल्यू है, तो मैं पुट कर लूँगी ताकि मेरे पास कांस्टेंट टर्म यानी कि k का आंसर निकल आए। तो y का वैल्यू है 4, x की वैल्यू है 9। अब 4 डिवाइडेड बाय 9, 4 को 9 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.44। ये आ गई हमारे पास कांस्टेंट टर्म का आंसर। अब मैं 1 बाय 1 इसको इसी फार्मूले में पुट करके ना इनकी वैल्यू निकालूंगी। देखें y का आंसर हमें फाइंड करना है तो हमारे पास x का दिया हुआ है 6, तो मैं इस फार्मूले को यूज़ करूँगी कि y = kx। k हमारे पास क्या है 0.44 और x हमारे पास क्या है 6। तो मैं पुट कर दूँगी वैल्यू इसके अंदर y = मैं सबसे पहले लिखती हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ k एंड x। अब मैं x और k की वैल्यू पुट करती हूँ 0.44 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास 6। 0.44 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आता है
2.64, ये आ गया हमारा पहला आंसर 2.64। अब नेक्स्ट क्या है, सेम यही फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि x की वैल्यू गिवन है हमें। अब y इक्वल टू के एक्स, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ के एंड x। इस साइड पे आ जाए, के और x की वैल्यू दोबारा फाइंड पुट करूँगी मैं बीच में। के की वैल्यू क्या थी 0.44 और x की वैल्यू क्या है हमारे पास अब 8 है। अब मैं इसे 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 0.44 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.52। 3.52। नेक्स्ट क्या, अगेन x का आंसर दिया हुआ है x का, और k में ही पुट करना है, k 0.44 और x क्या हमारे पास अब 10। सेम वही प्रोसीजर दोबारा अप्लाई होगा। 0.44 को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 4.4। आंसर हमारे पास था 4.4। नेक्स्ट हम अब किसके आंसर निकालेंगे, हमें y के आंसर गिवन है 9 और 10 और हमने x के आंसर निकालने हैं। तो इसे मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेती हूँ कि y इक्वल टू के एक्स। अब y के हमारे पास मौजूद है और x के हमने फाइंड करने, तो x को अकेला छोड़ देंगे तो k यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, y डिवाइडेड बाय k। अब मैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड k, y इक्वल टू क्या था हमारे पास 9 और k हमारे पास क्या है 0.44। ये दोनों वैल्यू मैं पुट कर दूंगी इसके अंदर। 9 डिवाइडेड बाय k का क्या था 0.44। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करती हूँ मेरे पास x का आंसर आता है 20.45। इसी तरह से नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास रह गया है y इक्वल टू के एक्स के साथ x इक्वल टू के वाई बाय के। अब हमारे पास k क्या है 0.44 और y हमारे पास है जी 10। अब मैं इन दोनों को पुट करूँगी कि x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 0.44। अब मैं 10 को डिवाइड कर दूँगी 0.44 के साथ तो मेरे पास आंसर आएगा 22.72। x का आंसर एक आया 20.45, एक आया 22.72। तो मैं यहाँ पे पुट कर लूँगी अब 20.45 और एक आया है 22.72। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 सेल्फ असेसमेंट हमारे पास 4 है। जो नेक्स्ट 6 इक्वल पाइप फिल एंड एम्प्टी टैंक, कहते हैं 6 जो है इक्वल पाइप्स हैं जो हमारे किसको टैंक को फिल करेंगे कितने मिनट्स में 90 मिनट्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सेम टैंक, कहता है वही सेम टैंक को वो फिल करेंगे पर कितने मिनट में, कितने पाइप करेंगे। अब इफ़ वो यूज़ 4 पाइप, इसके अंदर यानी कि दो चीज़ों की बात हो रही है, एक तो पाइप की बात हो रही है और दूसरा मिनट्स की बात हो रही है। तो मैं लिख लूँगी पाइप्स जो वाटर को फिल करेंगे रेशियो होगी इसके साथ मिनट्स की, और किसको ये फिल करें टैंक को। अब मैं लिखूँगी मेरे पास फर्स्ट कितने थे, कहता है 6 इक्वल पाइप, तो 6 पाइप थे और कितने मिनट्स में उसे सोल्व कर रहे थे, फिल कर रहे थे 90 मिनट्स में। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें 4 पाइप फिल कर 4 पाइप्स, और अब इसकी क्या दिया हुआ है, इसके मिनट्स गिवन नहीं है 4 पाइप्स के, तो हम उसे लेट करते हैं x के इक्वल। अब इसे हम सोल्व करेंगे। एक चीज़ जो है पाइप्स वो कम हो रहे हैं, मतलब डिक्रीज़ हो रहे हैं, और क्या ऑटोमेटिकली हमें पता है अगर पाइप कम हो जाएंगे टैंक फिल करने के लिए मिनट्स हमें ज़्यादा लगेंगे। तो एक चीज़ डिक्रीज़ होगी तो दूसरी चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रोपोर्शन है, एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ बढ़ जाए, ये होती है इन्वर्स प्रोपोर्शन। इन्वर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अब टेल वाली जो वैल्यू वो पहले लिखेंगे 6:4। प्रोपोर्शन के साइन की जगह हमने बताया था इक्वल का साइन भी आता है। अब क्या है x:90। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन पहले लिखूंगी 4x, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 6 मल्टीप्लाई बाय 90 बाद में लिखूंगी। अब 6 को जब 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 आता है, और 4 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा डिवाइड।
540 को 4 से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 135। 135 हमारे पास आंसर है, और ये किस में आंसर आया है? मिनट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ 12% कंप्लीट अ टास्क इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू 4% टू कंप्लीट द सेम टास्क। इधर पर्सन की बात हो रही है और एक कंप्लीट द टास्क की बात हो रही है, और कितने डेज में बात हो रही है? 12 डेज में। यानी कि एक बात हो रही है पर्सन की और दूसरी बात हो रही है टास्क को कंप्लीट करने की डेज़ के अंदर। तो मैं डेज़ लिख लेती हूँ दूसरा। अब कहता है 12% ने 12 डेज़ के अंदर कंप्लीट किया टास्क को। 12% ने 12 डेज़ के अंदर एक टास्क कंप्लीट किया। अब कहता है 4% उसी सेम टास्क को कंप्लीट करें और उसकी डेज़ निकाल के बताने हैं। तो 4% उसी सेम टास्क को कंप्लीट करेंगे, डेज़ गिवन नहीं है तो हम उसे लेट कर लेंगे एक्स के इक्वल। अब क्या है, एक चीज़ के कम होने से यानी कि डिक्रीज़ होने से पर्सन डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो डेज़ ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये भी है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। अब क्या है, 12/4 इक्वल टू एक्स रेशो 12। प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? 4x इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12। 12 से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है 144। 4x, x को हमने अकेला छोड़ देना है क्योंकि x का आंसर निकालना है हमने डेज। तो 4 इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x का आंसर आया हमारे पास 36। 144 को 4 से डिवाइड किया 36, यानी कि इसका मतलब हमारे पास डेज़ कितने लगेंगे? हमें 36 डेज़ लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन वो देता है, अ कार ट्रैवल अ डिस्टेंस एट एवरेज अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स में। कहते हैं एक कार ट्रैवल कर रही है कितने डिस्टेंस की स्पीड से? 40 किलोमीटर की स्पीड से, और कितने आवर्स में? 5 आवर्स में। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस। कहता है वो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, कि सेम वही डिस्टेंस वो कितने ट्रैवल करेगा और डिस्टेंस कितनी स्पीड पे वो कवर करेगा। ऑफ अ कार इन इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर पर आवर। कहता है उसी जो स्पीड है उसके अंदर 10 किलोमीटर इंक्रीज़ कर दें। अब इसका क्या है, सबसे पहले जो स्पीड हमें गिवन थी वो 40 थी किलोमीटर आवर में, तो वो कहता है इसी के अंदर ये इंक्रीज़ कर दें, मतलब प्लस कर दें 10 किलोमीटर आवर। तो जब 40 में 10 प्लस होते हैं हमारे पास आंसर आता है 50 किलोमीटर आवर में। इसका मतलब पहली स्पीड जो हमें उन्होंने गिवन दी है 40 दी हुई है, और सेकंड जो स्पीड दी हुई है वो 10 जब प्लस करके आएंगे तो 50 दी हुई है। अब इसे सोल्व करते हैं। दो चीज़ों की बात हुई थी इसमें, एक होगी थी स्पीड और रेशो हो रही है उसकी आवर के साथ, मतलब डिस्टेंस। एक साइड पे हम इसे डिस्टेंस भी लिख लेते हैं, और यहाँ पे किलोमीटर आवर में बात हो रही है। तो पहली स्पीड थी हमारे पास 40, और वो कितने आवर में कंप्लीट हो रही थी? 5 आवर्स में। और सेकंड हमारे पास थी 50, कितने आवर्स में कंप्लीट हो रही है वो फाइंड करनी है, तो उसे हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। अब देखें स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टाइम जो है हमारा आवर्स वो कम लगेंगे, डिक्रीज़ हो जाएंगे। अब क्या ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है? 50/40 इक्वल टू 5/x। प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम पहले लिखूँगी, इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाई 5 एक्स। 50x इक्वल टू 40 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 200। अब क्या है, x के साथ 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 20 को 50 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 4। इसका मतलब अगला जो है डिस्टेंस कवर करने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा? आवर्स कितने लगेंगे? 4 आवर्स। आंसर है ये हमारा। नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट 5 है, चैप्टर नंबर 1 की। इफ़ y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x एंड y इक्वल टू 6 वेयर x इक्वल टू 8। कहता है अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शन y जो है वो x के है तो y की एक वैल्यू गिवन दी हुई है हमें 6 और एक x की दी हुई है हमें 8। कहता है फाइंड एन इक्वेशन रिलेटिंग y एंड x आल्सो यूजिंग डैट इक्वेशन फाइंड y, यानी कि y फाइंड करें वेयर x गिवन है हमें 12। इसका मतलब ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है लेकिन कांस्टेंट टर्म के लिए। तो पहले हमें
जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का फार्मूला था वो क्या था, y इक्वल टू के बाय एक्स। ये था, के को अकेला छोड़ देते हैं तो x और y मल्टीप्लाई होंगे। पहली वैल्यू हमें x y की भी गिवन है और x की भी गिवन है, तो k जो कांस्टेंट वैल्यू उसकी हम निकाल लेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। 8 मल्टीप्लाई बाय 6 या 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू 6 8 ज़ा 48। कांस्टेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। अब वो कहते हैं फाइंड करें y, जबकि x दिया हुआ है 12। तो मैं इक्वल की इस तरफ साइड इधर करके कर लेती हूँ साइड पे कि y फाइंड करना है मैंने। k की वैल्यू मेरे पास निकल आई है और x की वैल्यू मुझे गिवन है 12। तो अब मैं इसमें पुट कर देती हूँ वैल्यू। k है 48 और x है हमारे पास 12। 48 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर 48 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4, यानी कि y का आंसर है हमारे पास 4। नेक्स्ट है हमारे पास गिव डैट y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू x। इन्वर्सली प्रोपोर्शन की बात हो रही है। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल यूजिंग द इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शन का फार्मूला था y इक्वल टू के बाय एक्स। सबसे पहले हम देखेंगे x और y की कहाँ पे वैल्यू गिवन है, ये गिवन है, तो हम k यानी कि कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू निकाल कांस्टेंट यानी कि k है जो उसका आंसर निकाल लेंगे x और y को मल्टीप्लाई करने के बाद। k इक्वल टू x की वैल्यू क्या गिवन है 4 और y की वैल्यू गिवन है 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 6, k का आंसर हमारे पास आता है 24। अब हम फाइंड करेंगे x की वैल्यू हमें 1 गिवन है और y का हमने फाइंड करना है, तो y इक्वल टू के बाय एक्स। पुटिंग द वैल्यू वैल्यूज y इक्वल टू k की वैल्यू क्या है मेरे पास 24, x की वैल्यू क्या है मेरे पास 1। तो 1 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड होगी तो वही वैल्यू वापस आ जाएगी 24। इसका मतलब हमारे पास आंसर यहाँ पे आया 24 फर्स्ट का। सेकंड जो है 2 गिवन है और y का आंसर सेम इस तरह निकालना है हमने, y इक्वल टू के बाय एक्स। अब k क्या था हमारे पास 24, x हमारे पास क्या है यहाँ पे 2, y इक्वल टू 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 12। जब हमने 2x की वैल्यू पुट की तो आंसर आया 12। नेक्स्ट क्या x की 6 है और k हमें गिवन है, तो y इक्वल टू के बाय एक्स है। अब k क्या डालना है हमने 24 और x क्या है हमें 6। पुट कर लेते हैं इसे हम अब। y इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 24 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4। y का आंसर आया हमारे पास 4। नेक्स्ट है x हमने फाइंड करना है और y का हमें दिया हुआ है 12। इसका मतलब जो हमारे पास फार्मूला है उसकी जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा, x की जगह पे y चले जाएगा, y की जगह पे x आ जाएगा, तो x इक्वल टू के बाय वाई आ जाएगा। अब हमने k की वैल्यू क्या पुट करनी है 24, y की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है 12। 24 को 12 से डिवाइड किया तो हमारे पास x का आंसर आ गया 2। इसी तरफ मैं सोल्व कर लेती हूँ, यहाँ पे 2 आंसर आ गया। अब क्या है x इक्वल टू के बाय वाई। अब y की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास 2 और k था हमारे पास 24, 2। अब अगेन डिवाइड हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 12। 24 को 2 पे डिवाइड किया तो 12। ये हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है इन्वर्सली प्रोपोर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज दैट द टाइम टू कंप्लीट अ टास्क इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ वर्कर्स employed for that if 6 workers do the job in 4 hours। कहता है 6 वर्कर एक जॉब कर रहे हैं कितने आवर्स में 4 आवर्स में, then how many workers are required if we are forced to complete the same task in 1.5 hour। क्या किस चीज़ की बात हो रही है, वर्कर्स की और आवर्स की। तो मैं लिख लेती हूँ वर्कर्स रेशो आवर्स। पहले वर्कर्स थे हमारे पास गिवन 6 और आवर्स थे हमारे पास 4।
अब क्या है, वर्कर वो कहते हैं फाइंड करें हाउ मैनी वर्कर्स, यानी कि सिलेक्ट कर लेंगे एक्स के इक्वल, और आवर्स है हमारे पास 1.5। अगेन वर्कर्स क्या है, आवर्स से अंदाज़ा लगा लें कि आवर्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, 4 से कम हो गए, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमारे पास वर्कर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और उन्होंने ऊपर बता भी दिया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो यहाँ से पता चल जाएगा कि एक वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो दूसरी वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। अब क्या है, x/6 इक्वल टू 4/1/2, प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, 1/2 x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 24, और x1 ज़ा x डिवाइडेड बाई 2, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 के साथ, x का आंसर आ गया 48। इसका मतलब हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, अब 48 वर्कर्स की ज़रूरत है। सेल्फ असेसमेंट 6 है हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की, कहता है फाइंड वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट ऑफ गिवन। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, इनके वेरिएबल कांस्टेंट एक्सपोनेंट और कोफिशिएंट निकालने हैं। तो सबसे पहले इसका वेरिएबल्स निकालते हैं हम। वेरिएबल क्या होता है, जो कोई सी भी अल्फ़ाबेट, इसके अंदर अल्फ़ाबेट कौन सा यूज़ हो रहा है, वाई, तो वाई क्या है हमारे पास वेरिएबल। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, मतलब वो खाली कोई वैल्यू, तो वैल्यू कौन सी है हमारे पास 3। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट जो किसी भी वेरिएबल के साथ वैल्यू होती है ना, वो कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है, 2 है, तो ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट है। और यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर को बोलते हैं, किसी भी वेरिएबल की पावर। यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होगा, 1 होगा। नेक्स्ट क्या कहता है, y की पावर क्या है, 2 - 2y इक्वल टू 5। 5 क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या बीच में यूज़ हो रहा है हमारे पास, y यूज़ हो रहा है, एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है। कोफिशिएंट क्या है, y के साथ, इधर 2 कोफिशिएंट है, एक y के साथ यहाँ पे 1 है, और एक y के साथ यहाँ पे क्या है, -2। तो 1 भी कोफिशिएंट है यहाँ पे, और -2 भी कोफिशिएंट है। अब क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, y की पावर 1 है और यहाँ पे y की पावर 2 है, तो हम बड़ा वाला एक्सपोनेंट लिख लेते हैं कि y की पावर 2 जो है हमारा एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4y का स्क्वायर प्लस 40, 40 हमें पता है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, y। वेरिएबल के साथ जो वैल्यू होती है, कोई सी भी जो भी वैल्यू, 1 अगर हो, 4 हो, 8 हो, 7 हो, वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है हमारा। तो यहाँ पे वेरिएबल के साथ क्या है, 4 यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है, y की, यानी कि पावर क्या है हमारे पास, तो वो है 2। नेक्स्ट आ जाता है 2y इक्वल टू 0, तो कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास, 0। y क्या है, वेरिएबल है। 2 हमारे पास क्या था, इसके अंदर हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 2 है, और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है, मतलब पावर हमारे पास क्या है, 1 है, y की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे x और y दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो दोनों के दोनों हम लिख लेंगे x, y, दोनों वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, 2। हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या है, मतलब y के स्टार्टिंग में भी 1 है, जहाँ पे कोई वैल्यू ना हो वहाँ पे 1 है, x के पावर में भी 1 है, x के स्टार्टिंग में भी। तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही बार लिख लेते हैं 1। अब दोनों का वेरिएबल जो है उनके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, मतलब इनकी पावर जो है ऊपर 1 1 है, तो ये भी एक ही बार लिख लेते हैं हम 1। ये हमारे पास फाइनल आंसर है इसका।